नमस्कार, नया लुक स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं भौमेन शुक्ला आज बिहार के नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति पे आपसे बात करने आया हूँ। आपको पता होगा कि चुनाव यूपी में भी नज़दीक आने लगे हैं। बंगाल में भाजपा अपनी चुनौती के लिए तैयार है। यूपी की राजनीति क्या होगी, यूपी में क्या होगा भाजपा की रणनीति, यूपी में कांग्रेस क्या कर रही है और 2022 जीतने के लिए क्या रोड मैप बना रही है सत्तारूढ़ बीजेपी, मैं उसे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। जानकारों का कहना है कि यूपी भाजपा पे अब माया की नवनीत छाया पड़ने लगी है। नवनीत छाया यानी नई छाया। साल 2022 में क्या रोड मैप होगा भारतीय जनता पार्टी का, ये अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। सत्ता के गलियारों में इसकी चर्चा धीरे धीरे होने लगी है। बसपा के करीबी कभी उनके सचिव रहे और कैबिनेट सचिव शशांक शेखर के बाद सबसे मजबूत अफसर रहे नवनीत सहगल की अब मेन स्ट्रीम में वापसी हुई है। वो भी उस समय जब राज्यसभा चुनाव थे और हाथरस कांड अपने हाइप पे था। हाथरस कांड में जब मीडिया के लोगों को संभाल नहीं पाए मौजूदा अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और सूचना निदेशक, तो मुख्यमंत्री को एक ऐसे अफसर की तलाश थी जो मीडिया मैनेज कर सके, जो लोगों के बीच में सरकार की छवि बना सके। सटीक निर्णय लिया और मीडिया के लोगों से करीबी संबंध रखने वाले कभी बसपा के मुफीद अफसरों में शुमार नवनीत सहगल को अपर मुख्य सचिव सूचना के पद पर लौटाया गया। पद ज्वाइन करने के बाद नवनीत सहगल ने आते ही हाथरस कांड पे काबू किया। साथ ही उन्होंने मीडिया के और सरकार के संबंध को भी सुधार दिया। पीछे हाथरस कांड का मैं छोटा सा एक बात बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री कार्यालय के सारी सूचना देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था। वरिष्ठ पत्रकारों के साथ सूचना निदेशक और मुख्यमंत्री मीडिया की टीम उसमें थी। पत्रकारों ने हाथरस कांड पे जब खिंचाई शुरू की तो सूचना निदेशक शिशिर सिंह और सूचना सलाहकार रहीश सिंह ग्रुप लेफ्ट करके चले गए। नया लुक ने खबर लिखी थी कि आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता, सूरज ढलने से ही अंधेरा हो जाता है। और सूचना निदेशक तथा सूचना सलाहकार को वहां रह के सभी पत्रकारों को माकूल जवाब देना चाहिए था। ये मामला भी उस समय ठंडा पड़ गया जब नवनीत सहगल ने मीडिया के बंधुओं से अपने संबंधों का फायदा लिया और मामले को ठंडा कर दिया। अब ताज़ा मामला हुआ है लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की पोस्टिंग से। राज्यसभा चुनाव के समय बीजेपी ने जैसे ही बीएसपी का समर्थन किया, ये तय होने लगा था कि साल 2022 के चुनाव का रंग क्या होगा। भगवा कलर अपने साथ और किस रंग के साथ चलेगा। नीला आसमान साफ है और अब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में कैसा होगा। डीके ठाकुर को पुलिस कमिश्नर बनाया जाता, रातों रात लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटा दिया जाता है। सुजीत पांडे ईमानदार अफसरों में थे, लेकिन हम डीके ठाकुर के ऊपर भी कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। डीके ठाकुर भी ईमानदार अफसरों में शुमार हैं। मूलतः मधेपुरा बिहार के रहने वाले डीके ठाकुर कभी मायावती के विश्वस्त अफसरों में शुमार थे। बहन मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब डीके ठाकुर लखनऊ के डीआईजी व एसएसपी हुआ करते थे। आपको याद होगा सपा का वो दंगा, सपा की सारी रैलियों को, सपा के सारे प्रदर्शन को अपने जूतों तले रौंद दिया था डीके ठाकुर ने। तब मीडिया सिर्फ सवाल खड़ा कर दी थी और सरकार कुछ नहीं करती थी। उसके बाद भी कोई एक्सक्लूसिव नहीं बनाता था। हमारे मीडिया के एक साथी भी उस डीके ठाकुर की कार्रवाई का शिकार हो गए थे। कहानी पुरानी है, हम उसे नहीं बताना चाहते, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो हजरतगंज मुख्य चौराहे पे पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के जूतों तले फोटो में कैद हुए। वो बड़े नेता हो गए, बड़े मंत्री हो गए। अखिलेश ने उन्हें बढ़िया स्थान दिया। अब नीला आसमान साफ है। भाजपा क्या कर रही है ये क्लियर है। मायावती ने भी अपने कैडर को साफ साफ बता दिया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप वोट वहीं करिए और चुनाव का रंग क्या होगा। अब है भी, इसके कई कारण हैं।
याद कीजिए वो दौर 1995 से 2007 तक भारतीय राजनीति में मायावती की तूती बोलती थी। उनका हर हाव भाव, चाल चलन, एक एक कदम मीडिया की सुर्खियां बनती थी। धीरे धीरे वक्त बदलता गया, समय बदलता गया, राजनीति में उनकी ताकत घटती गई। कभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में 2-4 सीटें जीतने वाली मायावती अब एकाध सीटें जीत पाती हैं, यानी कि उनके मोल तोल की शक्ति भी कम हुई है। कम हुई है उनकी अपने काडर पे पकड़। इस पकड़ को मजबूत बनाने के लिए उनको भी एक मजबूत साथी की तलाश थी। उन्होंने बढ़िया कदम चला। हाँ, इससे उनका नुकसान हुआ है। कई नेता उनसे रूठ के सपा के पाले में गए, लेकिन मायावती सधी राजनेता हैं। उन्होंने कहा कि छोटे नुकसान को झेला जा सकता है यदि बड़ा फायदा हो। उन्होंने बड़े फायदे के लिए बड़ा कदम उठाया। राजनीति से बाहर जा रही मायावती एकाएक चर्चा में आ गई। उनका एक राज्यसभा सांसद हो गया। यदि भाजपा के लोगों ने उन्हें वॉकओवर ना दिया होता तो राज्यसभा सांसद बना लेना मायावती के बूते की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया। अब एमएलसी चुनाव में समर्थन देने का सीधा ऐलान मायावती ने कर दिया है। आप राजस्थान की राजनीति की बात करें, वहाँ एक पुजारी की हत्या होती है। मायावती जल्दी से आती हैं, चीखती चिल्लाती हैं और कहती हैं कि कांग्रेस सरकार क्या कर रही। अरे बलरामपुर में, हाथरस में, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, दलितों की हत्या हुई है, लेकिन आप नहीं बोलेंगी। इसलिए नहीं बोलेंगे कि आपको तो 2022 सेट करना है। 2022 में आपको अपनी रणनीति सेट करनी है, इसलिए आपने यहाँ के दलितों को देखना बंद कर दिया। कहावत भी है, मुँह हूँ आँख खता हूँ कछु नहीं। आपने उत्तर प्रदेश से आँख बंद कर लिया, बात खत्म। 2022 में आँख खोलेंगे, फिर देखेंगे कि हमें कैसे चुनाव लड़ना है। राजस्थान राज्यसभा चुनाव से अपने इरादे स्पष्ट करने वाली मायावती अब बिहार में एक दलित नेता के रूप में बड़ा पहचान बनाने को आतुर है। बिहार से रामविलास पासवान का अवसान हो चुका है। अब दलित चेहरा वहाँ भी नहीं है। और सबसे अहम बात ये कि होने वाले बंगाल चुनाव में दलितों ने एकमुश्त भाजपा को वोट दिया था। यदि मायावती कांग्रेस का मुखर विरोध करने बंगाल पहुंच जाए और वो भाजपा का नाम भी ना ले तो निश्चित रूप से भाजपा को फायदा होगा। ऐसा वो बिहार चुनाव में कर चुकी हैं। इसलिए अब ये कहना बड़ा कठिन नहीं है कि 2022 में यूपी चुनाव का रोड मैप क्या होगा। बीजेपी और बीएसपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे और उनका मुकाबला करना होगा सपा को और कांग्रेस को। कांग्रेस अकेले आएगी या सपा का समर्थन होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो ये तय है कि भाजपा और बसपा एक साथ कदम ताल करेंगे और मायावती को राजनीति में फिर से एक बड़ी ताकत मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।